बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और ये मकबूल जान के साथ। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखें तो आप परेशान होकर रह जाएं। जहां पे एक तरफ आईनी बहरान है, दूसरी तरफ मईशत की बात करें तो कोई पॉलिसी नज़र में नहीं आती। पीडीएम की जमातें क्या करना चाह रही हैं, मेरी समझ से बाहर है। और ये सब बंद गली जो होती है ना, मुझे लगता है कि जैसे हमारी सियासत एक बंद गली में उसमें आके फंस के रह गई है, वहीं पर टकरें खा रही है। देखिए, खींच खांच के इसको लाया जा रहा है और मुझे ये समझ आती है कि क्यों इस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो कहने वाले कहते हैं और जो सुनने वाले सुनते हैं और जो सूरत हाल बनी हुई है, वजह यह है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा अमरीकी जो है वो खुल के सामने आए हैं। अच्छा। पहले वो मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, बाकी लोगों के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के राब्ते करते थे। एक आर्मी चीफ जो था उसको लगवा लिया, जैसे अयूब खान को लगवाया, या किसी को तब्दील कर रहा है, जैसे कियानी के बारे में हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है कि उसको बाकायदा एक्सटेंशन दिलवाई गई। तो ये सारे के सारे उनकी अप्रूवल से आया करते थे, उस हिसाब से वो मैनिपुलेट करते थे और अपनी चीज़ें किया करते थे। फिर एक वज़ीर ख़जाना भेज दिया करते थे, शुएब को भेज दिया या किसी और को भेज दिया आखिर वक्त तक। इस दफ़ा ऐसा लगता है कि अमेरिकन खुद प्ले कर रहे हैं जैसे वो लैटिन अमेरिका के मुल्कों में प्ले करते थे। मुझे लातादाद लोगों ने बताया है जो कि पुलिस के ऑफिसर्स हैं, कोई जो इस्टेब्लिशमेंट में हमारी अपना उसमें सिविल सर्विस के आदमी हैं, कि अमेरिकन एम्बेसडर उनसे बराह रास्त गुफ्तगू करता है और बराह रास्त करता है कि मुझसे मिलो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से जाके बताते खुद अमेरिकन एम्बेसडर ने मुलाकात की है और उसने कहा है कि आप बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करें, और वो खुल के कहता है कि तुम बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करो। क्यों करो? क्योंकि बिलावल भुट्टो इस वक्त उनकी चॉइस बन चुका हो, और ये चॉइस जो थी एक ज़माने में बेनज़ीर बनी थी, और बेनज़ीर के साथ साथ उनके जब बेनज़ीर चली गई तो जरदारी बन गया था। और चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि कॉन्डोलेज़ा राइस ने मुझे ख़ास तौर पे मेरे मुंह पे कह दिया कि अगर आप इलेक्शन जीत भी गए तो हम उस इलेक्शन को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन बुनियादी तौर पर ठीक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि वो बेनज़ीर को लाना चाहते थे। मुशर्रफ उल्टा लटक जाते भी, मुशर्रफ भी, तब भी वो बेनज़ीर को इस तरह का एनआरओ नहीं देता। और आप खुद सोचें कि पूरी की पूरी मूवमेंट इस तरह की हो रही थी कि वहाँ पर नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर जो थे वो आपस में साइन कर रहे थे डेमोक्रेसी का जो था आपस में, ठीक, मिसाक़ जमहूरियत। और इधर जनरल कियानी जो था ISI चीफ जो था वो उनके साथ नेगोशिएट कर रहा था दुबई में बैठ के, और वो सारे के सारे वहाँ पर मौजूद थे। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है इसके अंदर अमेरिकन ने खासा गंद और खासी गलाजत डाली हुई है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो समझते ये हैं इस वक्त ना, उनके लिए वो समझते हैं कि नवाज शरीफ जो है एक स्पेंट कार्टेज हो चुका हुआ है, इसकी वो सूरत हाल नहीं है और ये उतना हमारे अब काम नहीं आ सकता। वो एक नया रूह जो है वो भरना चाहते हैं बिलावल के ज़रिए। इसीलिए आपको देखा होगा कि बिलावल जो है वो पूरी पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में घूमता घामता चला आ रहा है। अब इस वक्त लाल लकीर जो इमरान खान के ऊपर ये इन्होंने नहीं मारी, शायद इस्टेब्लिशमेंट ने लगाई थी तो वो काट भी देती, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने जब भी लाल लकीर लगाई है उसको वापस लिया। शेख मुजीबुर रहमान पे उन्होंने लाल लकीर लगाई 1962 के अंदर, 62 केस बनाया, 64-5 के अंदर लाल लकीर लगा दी। जब उन्होंने फातिमा जिन्ना का इलेक्शन लड़ा, लाल लकीर लगाई। 69 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वो लाल लकीर खुद रबर से साफ की और अयूब खान ने खुद उसको हाथ मिलाया और उसको गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उसका इस्तकबाल किया, और उस इस्तकबाल के दौरान सारे पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ मौजूद थे। फिर उनको अंदाज़ा था कि हमने इसको वापस तो बुला लिया है, लेकिन बेचारा ऐसा मस्कीन सा आदमी, ये कौन सा इलेक्शन जीत जाएगा। फिर वो इलेक्शन जीत गया, फिर उन्होंने लाल लकीर लगाई और उसको कहा कि इसको हम इक़्तिदार नहीं देंगे। लेकिन हुआ ये कि वो मुल्क अलहदा हो गया, और वो मुल्क चूँकि दूर था तो चला गया, और हम वहाँ से वापस आ गए अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के मशरक़ी पाकिस्तान से बेनीलो मराम होकर वापस आए। बस कुछ कैदी होकर वापस आए, कुछ वैसे भागते भूगते वापस आए, आ गए अपने अपने घरों में। कोई चकवाल में सेटल हो गया, कोई जेलम में सेटल हो गया, कुछ जगह सेटल ज़िंदगी गुजारने लगे, वापस चल पड़े। फिर उसके बाद हमने लाल लकीर जो थी वो लगाई उसके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर, ठीक, क्योंकि वो समझते थे हम कि भुट्टो को नहीं आने देंगे, और उसकी लाल लकीर में उसको फांसी भी दे दी। और हमारा अंदाज़ा था कि हम बेनज़ीर भुट्टो जो था उसको भी हमने कहा कि बस अब ये ख़ानदान जो सियासत से आउट है। हम मजबूरन उन्होंने उसको उस लकीर को उन्होंने काटा और उसको बेनज़ीर को 88 के अंदर इलेक्शन में वोट देने पड़े, क्योंकि पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के
51 सीटें ली थी, जबकि वो अकेली जो थी, और उसमें IGI भी बनी थी, उसने 81 की 82 सीटें ले ली थी और उनको मजबूरन उसको इक़्तिदार देना पड़ा। फिर उनकी नवाज शरीफ के साथ लड़ाइयाँ हो गई और आखिर में मुशर्रफ ने ये कहा खड़े होकर यहाँ लाहौर के अंदर, जब उसका जलसा हुआ था वो जो रेफरेंडम के बाद, उसने कहा था कि अब ये दोनों जो हैं कोई और काम सोचें, सियासत से आउट हो चुके हैं, अब इनकी ज़िंदगी में वापसी नहीं है सियासत की। फिर पहले बेनज़ीर को लाए, उसी लाल लकीर को उन्होंने रबर से ख़त्म किया, फिर उसके बाद बड़ा अच्छा रबर, बड़ा अच्छा इनके पास, बहुत शानदार, हर रंग की लकीर ख़त्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उसको नवाज शरीफ को लेके आए और फिर पहले उन्होंने जरदारी को अपना इक़्तिदार दिया, फिर उन्होंने नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया, फिर नवाज शरीफ के ऊपर फिर उन्होंने कांटा लगाया फैमिली के ऊपर, उसके ऊपर पूरी ख़ानदान, और उसको आउट कर दिया पनामा लीक में। फिर उसके भाई को लेके आ गए, उसकी बेटी को लेके आ गए। अब उन्होंने इमरान खान पे लगाया हुआ है कांटा। अब वो कहते हैं, हर एक को कहते हैं कि लाल लकीर। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जितने हमारे जूनियर्स बेचारे बच्चे काम करते हैं, कब पुलिस में है, घर में, वो कहते हैं ये भूल जाओ कि अब ये इमरान खान दोबारा आएगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जब मैं नौकरी में था ना, तो वो कहते हैं भूल जाओ कि नवाज शरीफ वापस आएगा, भूल जाओ कि ये बात। मैंने कहा बच्चों ये सुन लो, ये कहते रहते हैं, इनकी ज़ुबान पे एतबार नहीं है, लेकिन अमेरिकन जो के बीच में आए हुए हैं तो वो गंद करना चाह रहे हैं, और गंद इसलिए करना चाहते हैं कि वो डोंट वांट टू सी पाकिस्तान ए स्टेबल कंट्री। और ये मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है कि वो इन्होंने जो मशहूर किताब है उसकी, जिसमें नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, और उसके साथ इन लोगों की बड़ी मशहूर किताब है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़, कहते हैं पाकिस्तान का कभी भी स्टेबलाइज कंट्री के तौर पे नहीं रखना चाहते, क्योंकि स्टेबलाइज होगा तो चाइना की तरफ जाएगा या किसी और तरफ जाएगा। अब उन्होंने एक खेल खेलना शुरू किया। वो बहुत खुश थे जब उन्होंने इमरान खान को उतार दिया था, और वो समझते थे कि इमरान खान हमारे उससे गया, लेकिन इमरान खान उनके गले की हड्डी बन गया हुआ है। अब वो पाकिस्तान को एक ऐसा पाकिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं कि जो रहने के काबिल ही ना रह जाए, जहाँ इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जहाँ इतने ज़्यादा मसाइल हों, जहाँ इतने ज़्यादा लोग जहाँ तबाह बर्बाद हों, जहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी ना मिल सके, जहाँ को बंदा इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसको ये पता हो कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मेरे जीतने नहीं देंगे, जहाँ को बंदा आज़ादी से गुफ्तगू करना चाहे तो उसको गुफ्तगू करने वालों को पकड़ के बंद कर दिया जाए, जहाँ को वेबसाइट चलाने वाला हो तो वेबसाइट न जा सके, जहाँ को ट्विटर पर कमेंट करने वाला तो कमेंट, यानी पाकिस्तान एक ऐसी जगह बन जाए जो सवाए अजाब के कुछ नजर ना आए, वो हो गई। आइन की किताब आपके सामने, आप खुद सोचें कि जब असेंबलियां डिज़ोल्व हुई हैं, तो असेंबलियां डिज़ोल्व होने के बाद अगर इस मुल्क को एक सही पैटर्न पे चलाना होता तो खुद अपनी भी कौमी असेंबली डिज़ोल्व करते तो इलेक्शन करवा देते, तो किसी तौर पर ठीक, लेकिन नेक नीति नहीं थी कतन, ठीक नेक। और एक लोग कहते हैं कि इलेक्शन शहबाज शरीफ नहीं जाना चाहता था, तो ये बाकी जो चूचू का मुरब्बा तुम लोगों ने कान से पकड़ के उसकी मेज से बिठाया हुआ है, जिसमें बाप है, जिसमें अपना MQM है, जिसमें और छोटी छोटी पार्टियां, इनको कहते हैं नवाज शरीफ से लहदा हो जाओ, 1 मिनट में गवर्नमेंट खत्म हो जाती, कोलैप्स कर जाती, आपको इलेक्शन कराने पड़ते, और कोई बंदा भी है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था कि दोबारा इलेक्शन इस तरह होते। कौमी असम्बली टूट जाती, तीनों सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती, पीछे अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन वहाँ होते सिंध के अंदर, आपका पाप वहाँ पर नहीं हो सकता था कि वो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन लड़ता और जरदारी जीत जाता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सबसे पहला जो है आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई। एक गवर्नर ने कहा कि मैंने वो नहीं किया, किसे कहते हैं अपना इलेक्शन नहीं, अपना सुनिए मैंने तोड़ी इसलिए मैं दूंगा। ओ भाई अल्लाह के बाद, पाकिस्तान में पंजाब में हर रोज़ इन द नेम ऑफ द गवर्नर कम से कम 50 ऑर्डर होते हैं, वो खुद देखता है, खुद करता है, ठीक। वो बेसिकली उस हैसियत के हिसाब से उसको ऑर्डर किए जाते हैं। कोई इन द नेम ऑफ द गवर्नर, सारे ऑर्डर इन द नेम ऑफ द गवर्नर होते हैं। KPK वाले को उन्होंने कहा, उसने तो खुद की हुई थी, उसने कहा मैं नहीं देता हूँ। फिर इन्होंने खास तौर पे कान मरोड़े IG के, इन्होंने कान मरोड़े सेक्रेटरी फाइनेंस के, इन्होंने कान मरोड़े जो है IG उसके अपना चीफ सेक्रेटरी के। उन्होंने कहा हम ये नहीं दे सकते, हम ये नहीं दे सकते, हम ये नहीं दे सकते, हम इलेक्शन। हालांकि आईन पाकिस्तान कहता है कि हर आदमी जो है, हर अदारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अदारा, वो इलेक्शन कमीशन की मदद करेगा। इसका मतलब है कि इन तीनों चारों ने खिलाफवर्जी की, सेक्रेटरी फिनांस ने खिलाफवर्जी की। 80 अरब रुपया आप दे सकते हैं लोगों को, उनको MNAs को डेवलपमेंट स्कीमों के लिए, और 2 अरब रुपया जो है आप जो इलेक्शन के लिए दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत में फतूर है। फिर उसके बाद आगे आगे आपने उसको चलाना शुरू किया। फिर उसके बाद अब जब प्रेसिडेंट ने डेट दी तो उसको आपने उसका तमस्कुर उड़ाना शुरू किया। किसी ने कहा प्रेसिडेंट औकात से बढ़ गया। करना क्या चाहते हैं? करना ये चाहते हैं कि ये जो इस वक्त बिसात बिछी हुई है, ये विकटें उठा के हम भाग जाएं,
ताकि यहाँ पर ये पिच उखाड़ दें, हम इस पिच को तबाह कर दें, क्योंकि इस पिच में हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, इस पिच को हम उस तरह गवर्न नहीं कर सकते। इस पिच के ऊपर वो खिलाड़ी नहीं आ सकता कि जिस खिलाड़ी को हमने बैट पकड़ाया हो। ये इंडिपेंडेंट बैट पकड़ने वाला कहाँ से आ गया, ये कौन है जो इस तरह ये करेगा, इसने ये कर दिया। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे कुछ अफरीत होती है, कोई आसेब ज़्यादा लोग होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कब्ज़ा किया हुआ है, और वो चाहते ये हैं कि ये पूरे का पूरा इलाका, पूरे का पूरा घर, पूरे का पूरा मुल्क इस तरह उजाड़ कर बर्बाद कर दिया जाए कि जब हम यहाँ से निकलें तो इसको ना कोई ठीक कर सके, इसको ना कोई दुरुस्त कर सके, इसको ना कोई आबाद कर सके, इसके यहाँ किसी का दिल भी ना लग सके। ठीक है, मेक सेंस, बिल्कुल हो ऐसा ही रहा। अगर क्विकली मैं यहाँ पे, अगर आपने बिल्कुल रहमान साहब की बात की जाके, अगर फिनिश से पहले, कंक्लूजन से पहले आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, लगता है बनता है उनके ऊपर? देखिए, अगर तो मेरे बस में हो तो सबसे पहले तो चीफ सेक्रेटरी और आईजी और सेक्रेटरी फाइनेंस को फौरी तौर पे रिकमेंडेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इनको इन पे आप लगाएं, क्योंकि आप जब तक आप ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ये होते हैं जिन्होंने काम करना है। बिलीगर मान खुद काम करना है, काम तो करना है आईजी ने, काम तो करना है चीफ सेक्रेटरी ने, काम तो करना है सेक्रेटरी फाइनेंस ने। आपने इनकार कैसे किया? सबसे पहले इन पे आर्टिकल 6 का मुकदमा, पहले तो इनको फौरी तौर पे सस्पेंड किया जाए, आइन के खिलाफ वर्जी के अंदर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए कि उन्होंने बगावत की है, इन्होंने एब्रोकेट करने की कोशिश की, आइन को सस्पेंड किया, आइन से इनकार किया इसके ऊपर, क्योंकि आर्टिकल 5 भी और आर्टिकल 6 दोनों में ये पाबंद है। उसके बाद बलीगुर रहमान पे भी, उन पे भी कि आपने कैसे आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो बहाना कैसे लगा सकते हैं। तो असल मसला ये है कि इस वक्त सूरत हाल जो है बहुत गंभीर है, और जितनी जल्दी कोई ना कोई डिसीजन ना हुआ तो इस मुल्क के अंदर मज़ीद जो भी आने वाला दिन है वो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में इजाफा करता जाएगा। ठीक है, बाहर आने वाला दिन जो है, अगर आम इंतखाबात ना हो तो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में इजाफा करता जाएगा। जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, वो तभी ख़त्म हो सकता है जब आम इंतखाबात हों, नहीं तो बाकी आर्टिकल 6 आपने क्यों रखा हुआ? आर्टिकल 6 इसी तरह के मौक़ों के लिए रखा गया कि जब कुछ लोग अपनी आइनी हदूद को पार करें और अपने ज़ाती मुफादात के लिए मुल्क को दाव पर लगा दें, तो फिर उनका एहतसाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।